हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। तो देखो, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 का संपूर्ण विषय हल करने जा रहे हैं। तो हम इसके संपूर्ण पाठ का उत्तर देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बने रहें और सभी पाठों के उत्तर लिख लें। यदि आपको ये वीडियो साफ ना दिख रही हो तो आप अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, यदि आपको ये साफ ना दिख रहा हो। चलो तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 1, पाठों में पोषण। तो देखो, पाठों की पूर्व तैयारियां हैं। अब देखो, यहाँ पे हमें मिलान करना है। सूर्य के प्रकाश से मिला देगी। जड़ों से पौधों को मिलता पानी एवं पोषक तत्व, पत्तियों से क्लोरोफिल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों से चुनकर कीजिए। तो प्रोटीन के घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण हैं। पादप जल, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादपों में हरे रंग का वर्ण क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। घटपर्णी एक कीटभक्षी पौधा है। सहजीवी अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अब आ गए हैं विकल्प। तो प्रश्न 1, पौधे एवं सजीवों में भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को कहते हैं पोषण। पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं वे कहलाते हैं रंध्र। ऐसी प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उस पोषण विधि को कहते हैं हम मृत जीवी पोषण। पादपों में प्रोटीन निर्माण के लिए किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? तो वो होती नाइट्रोजन की। रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, तो वह खेजड़ी। ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है तो वो है नेपेंथस, जिसे कहते हैं घटपर्णी। अगला प्रश्न, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ। मेरा मुख्य कार्य पादपों में मृदा से जल एवं पोषक तत्वों का परिवहन करना। बताओ मैं क्या हूँ? तो वो है जाइलम। वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। निम्नलिखित में से क्लोरोफिल युक्त पौधा है वो है शैवाल। अब आते हैं अति लघु उत्तर प्रश्न, पोषण कैसे कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम। तो इसका उत्तर है, और भोजन के प्रमुख घटक है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण एवं जल। तो ये आप लिख लें। और पौधे के किस भाग को पौधे की खाद्य प्रक्रिया कहा जाता है? तो हम तो पत्तियों को कहते हैं, और वे क्योंकि वे खाद्य बनाती हैं। ये इसका उत्तर आप लिख लें। मरुस्थली पौधों में पत्तियां सल्क और सूली रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। क्यों? तो देखो, इसलिए क्योंकि बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए। क्या हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं? तो हम लिख देंगे हाँ। अब देखो, अगला प्रश्न है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचते हैं? तो वाहिकाओं द्वारा पहुंचते हैं। इस क्रिया को रसारोहण कहते हैं। विषमकोशी और स्वपोषी को परिभाषित करना है। तो जो जीव अपना स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी, और विषमपोषी वे हो गए जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब पौधों में सहजीवी संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। पहला शैवाल और दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और शैवाल क्या करता है? उसको भोजन देता है कवक को। अब परजीवी और मृतजीवी में क्या लिखना है? हमें उदाहरण से समझाना है। तो इसे आप लिख लेंगे। ये परजीवी के बारे में, ये मृतजीवी के बारे में, उदाहरण भी उसमें दिए गए हैं। अब देखो, ये है कीटभक्षी पादप
भोजन का भक्षण किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। कीट भक्षी पादप भोजन में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। कीटों का भक्षण करने के लिए ये तो देखो अपने पत्तियों को मीठा बना देते हैं ताकि कीटों को यह आकर्षक बना सके। तो देखो ये घटपलड़ी का, ये है संड्यू कीट भक्षी, जिसका आप चित्र बना ले, नामांकित चित्र है, इसे आप बना ले और इस उत्तर को भी लिख लें। चलो तो अब अगले प्रश्न की ओर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अवस्था चित्र बनाइए, समीकरण सहित व्याख्या करना है। तो इसका सूत्र समीकरण 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल एरो हो जाता है, क्या हो जाता है, C6H12O6, मतलब ये है ग्लूकोज धन 6O2 मतलब ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया हमारा जल, ये है ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन। तो देखो ये है चित्र, नामांकित चित्र, इसे आप बना लें, ये व्याख्या आप लिख लें। अब देखो मृदा में पोषक तत्व की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो देखो क्योंकि खाद में क्या होता है, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। अब पौधे उपयोग कर रहे तो ये कम हो जाते हैं धीरे धीरे, तो हम इसको बढ़ाने के लिए खाद डालते हैं। तो देखो इसमें लिखा इन वृक्षीय मृदा को इन पोषक तत्व से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाते पादपों में प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसे आप लिख लें। और ये पाठ यहीं पे अंत होता है। अब हम दूसरे पाठ की ओर जाते हैं। दूसरा पाठ में क्या है, दूसरा पाठ प्राणियों में पोषण। तो पाठ के पूर्व तैयारी यहाँ है। तो अब हम करते हैं रिक्त स्थान। जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। आहार को मुख गुहा द्वारा अंदर ले जाने वाली प्रक्रिया को अंतर्गम कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कर रहा है। लाला ग्रंथि रस स्रावित करती है। तो लाला रस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। क्षुद्रांत के आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान वाली संरचना कौन सी हो गई, दीर्घरोम। और मनुष्य के भोजन में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता, क्योंकि दोनों कथन सही है। मनुष्य सेल्यूलोज युक्त भोजन ग्रहण नहीं करते और मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज के पचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं। चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं रदनक। पित्त कहाँ एकत्रित रहता है, तो पित्तरस पित्ताशय में होता है एकत्रित। क्षुद्रांत की लंबाई तो लगभग 7.5 मीटर। और मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में तो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। पित्त कहाँ निर्मित होता, तो ये निर्मित होता है भोजन के वसा में सहायक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम लिखना, उसके कार्य प्रकृंतक ये कर्तन एवं दंशन करने के काम आते, रदनक ये चीरने एवं फाड़ने के काम आते हैं। अग्रचवर्णक ये चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। उच्चवर्णक ये जार पीसने के काम आते हैं। सब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो वो यकृत है। और ये प्रश्न है कौन सा रस स्रावित होता है, तो पित्तरस। और किस घटक के पाचन में सहायक है, वसा। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन जुगाली करने वाले जानवर द्वारा किया जाता था, परंतु मानव द्वारा नहीं, वो है सेल्यूलोज। और उसका इसलिए नहीं किया जाता उसका पाचन, क्योंकि मानव में इसके पाचन के लिए एंजाइम नामक जीवाणु नहीं होती हैं। दीर्घरोम क्या है, तो दीर्घरोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं, ये पची हुई भोजन का अवशोषण हेतु जल क्षेत्र बढ़ा देगी। घास खाने वाले जंतु का पाचन क्रिया लिखिए। घास खाने वाले जंतु घास को निकल कर रूमें में रख लेते, ये प्रक्रिया है, तो आप इसको लिख लें। यदि आपको ये देखो ये लिखिए प्रक्रिया। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखो अब हमें नामांकित चित्र बनाना है। तो ये देखो आप लिख लीजिए मुख्य भागों के नाम।
मुक्कुहिका, लाल ग्रंथि, ग्रसनी, आमाशय, यकृत और कौन सी है? और पित्ताशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत, वेदांत, मलाशय, मलाशय द्वार। ये मुख्य, ये लाल ग्रंथि, ये यकृत, ये ग्रसनी, आमाशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत, वेदांत, पित्ताशय, मलाशय, मलाशय और मलाशय द्वार। तो देखो ये आपका चित्र है, ये आप बना लें। अब अगला है अमीबा में भोजन और पाचन को चित्र बना कर लिखिए। तो देखो ये आप लिख सकते हैं, ये देखो ये चित्र अमीबा का, तो इसको आप लिख लें। अब निम्न पाचन संबंधी क्रिया को संक्षेप में लिखिए, तो लिख लें। अंतःकरण, आहार को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को अंतःकरण कहते हैं। भोजन का अंतःकरण मुख द्वारा होता है। स्वांगीकरण, अशोषित भोजन पदार्थों का उपयोग जटिल पदार्थों की बनाने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अब अध्याय 3 ऊष्मा है, ये देखो ये है पाठ के पूर्व तैयारी। अगला क्या है? अन्य रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ताप का मापन तापमापी से किया जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। रबड़ प्लास्टिक एवं प्लास्टिक ऊष्मा के चालक हैं और ये दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए किस उपयोग किया गया उपकरण है? थर्मामीटर। और ये है लकड़ी का हत्था किससे बनाया जाता है? तो वो लकड़ी होती है ऊष्मारोधी। समीर, तो समुद्र की ओर से आने वाली वायु को। थर्मामीटर के बारे में किस धातु का प्रयोग? तो पारा। यदि किसी को बुखार चढ़ जाए तो उसका ताप तो उसका हुआ 39.5 डिग्री सेल्सियस। अब लघुत्तम प्रश्न है, सूर्य द्वारा हमारे पास किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती ऊष्मा? तो वो होती विकिरण प्रक्रम द्वारा। अब निम्न में से ठंडी गर्म वस्तु को सूचीबद्ध, तो ठंडी वस्तु कौन कौन सी हो गई? आइसक्रीम, फलों का रस, तलने के लिए प्रयुक्त बर्तन का हत्था, आइसक्रीम में रखी लकड़ी की चम्मच, फ्रिज में जमी बर्फ। तो गर्म वस्तु चाय के प्याले में रखी स्टील की चम्मच। अब परिसर लिखना, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस स्केल में होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में होता है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ऊष्मा चालक को परिभाषित करना है। ये देखो ऊष्मा चालक को परिभाषित ऊपर है और 5वें प्रश्न में ऊष्मा रोधी की को परिभाषित किया गया, इसको आप लिख लें। अब लघुत्तर प्रश्न, ये क्या डॉक्टरी थर्मामीटर के साथ प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग नहीं कर सकते? तो नहीं, ये क्योंकि उसमें एक विभन्न होता है जो शरीर का तापमान थोड़ी देर तक रोके जाता है, किंतु प्रयोगशाला थर्मामीटर में विभन्न नहीं होता जो तापमान नहीं रोक सकता। दिख नहीं रहा था, ये लो देख लो। तो ये प्रश्न 6 का उत्तर। अब प्रश्न 7, डॉक्टरी थर्मामीटर के स्थान पर अंकित थर्मामीटर का उपयोग। तो ये क्योंकि वो टूट जाता तो पारा एक विषाक्त पदार्थ है, तो उसका निपटान करना बहुत अधिक कठिन है। अब गर्मी की ऋतु में सफेद रंग के कपड़े क्यों पहनते और सर्दी की ऋतु में गहरे रंग के? तो गर्मी में सफेद रंग के कपड़े एवं सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनने में इसलिए सुखद लगता है क्योंकि गहरे रंग के कपड़े पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते, किंतु हल्के रंग के कपड़े उसमें विकरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर लिखना है, तो होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा चालन ऊष्मा संवहन को दर्शाना है, लिखना है। तो ये देखो ऊष्मा चालन वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती ऊष्मा चालन कहलाता है। ऊष्मा संवहन वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी द्रव के गर्म भाग से ठंडे भाग की ओर स्थानांतरित होती ऊष्मा संवहन कहलाता है। अब इस प्रश्न 11 में पूछा हमसे कि अधिक सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जोड़े 2 पतले कंबल लेंगे या फिर एक कंबल लेंगे। तो हम अधिक सर्दियों में एक के ऊपर एक जोड़े 2 पतले कंबलों का चुनाव करेंगे। अब बाकी का आप लिख लें। अब देखो नामांक चित्र बनाना, तो ये देखो ये चित्र है और ये उत्तर ये आप लिख लें। अब देखो डॉक्टरी हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो ये सावधानियां लिखी 5 सावधानियां, 1 2 3 4 5।
ये हमें लिख लेनी है सावधानियां। थल समीर और वायु समीर, जल समीर और थल समीर। तो देखो ये लिखा है दिन के समय और ये रात के समय, थल समीर रात के समय और ये दिन के समय। ये चित्र बनी, ये दोनों आप बना ले चित्र। अब ये अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आप लिख लें। क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव जिसमें मौसम के अनुसार ठंडा प्रभाव गर्म या ठंडा ना हो? तो हाँ, ऐसा है। तो देखो ये इसका उत्तर आप लिख लें। अध्याय 4 अम्ल, क्षार और लवण। अब इसमें पूछा गया है, बोला गया तो इसमें देखो चौक और बॉक्स में खट्टे पदार्थ और जो खट्टे नहीं उसको इसमें लिखते हैं व्रत में। तो ये देखो हमने लिख लिया, आप भी लिख लें। और देखो हमारे इसमें 5 फलों के नाम बताने भी कैसे कैसे। तो आम खट्टा अम्ल, खीरा कड़वा, क्षार टमाटर खट्टा अम्ल, नमक खारा, लवण शक्कर मीठा और अम्ल लवण होता है शक्कर। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो पहले में यहाँ पे लिख दे खट्टा, दूसरे में लिख दे सूचक, तीसरे में लिख दे लैक्टिक और 4 में लिख दे उदासीन और 5वें में लिख दे लाइकेनो। अब देखो इसमें सही विकल्प, तो पहले में आप लिख दे मिथाइल ऑरेंज और दूसरे में आप लिख दे टार्टरिक अम्ल और तीसरे में लिख दे आप गुड़हल नहीं गहरा गुलाबी और चौथे में लिख दे आप क्षारक और 5वें में लिख दे आप लवर्धन जल। अति लघु उत्तर प्लस अम्ल किसे कहते? तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं, पीएच मान 7 से कम होता है। उदाहरण लिख लीजिए। अब क्षारक है, क्षारक तो कड़वे होते, पीएच मान 7 से अधिक है, ये उदाहरण। उदासीन विलयन जो स्वाद में ना खट्टा है ना कड़वा है, पीएच मान 7 है। और प्राकृतिक सूचक, तो प्राकृतिक सूचक गुड़हल का पुष्प और लिटमस पत्र और रासायनिक है फिनाल्फेथेलिन और मिथाइल ऑरेंज। अब देखो अगला नीले लिटमस पत्र पर, इसमें तो विलयन क्षार होगा या उदासीन। तो देखो इसमें क्या है, इसमें आप पढ़ ले और इसमें इसका आप उत्तर लिख लें। ये देखो उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। तो ये देखो वो लाइकेन है और किसके लिए उपयोग किया जाता है वो आप लिख लें। अति अम्लता से पीड़ित होने पर, तो ये उत्तर है, इसका आप लिख लें। अगला 9वां, इसका भी आप लिख लें। 10वां ये आप लिख लें, विसर्जित क्यों किया जाता है वो भी उदासीन करके। तो ये उत्तर आप लिख लें। अब ये है, ये भी आप उत्तर लिख लें। अब इनके अम्लों क्षार के नाम। तो नींबू के रस में होता है साइट्रिक अम्ल, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड और साबुन में होता है नहीं दही में होता है लैक्टिक अम्ल, अम्लों में एक्सकार्बिक अम्ल, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इमली में टार्टरिक अम्ल। अब उदासीनीकरण प्रक्रिया, ये आपके लिए बहुत जरूरी प्रश्न है, ये आपके पेपर में आएगा जी, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। और ये देखो चींटी के काटने पर त्वचा में कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है? ये उत्तर है। हमें क्षार में 3 अंतर लिखना। तो ये देखो ये 3 अंतर हैं। और गुड़हल के पुष्प से आप क्या करेंगे? तो देखो नींबू का रस गहरा गुलाबी अम्लीय, शैम्पू है क्षारीय, शक्कर का विलयन रंग नहीं बदला, उदासीन नमक का विलयन रंग नहीं बदला, उदासीन चूने का पानी हरा क्षारीय, सोडा युक्त जल क्षारीय और नल का जल गहरा गुलाबी अम्लीय है वो। 5वां पाठ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ये देखो ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के वे बताने थे। तो ये देखो हमने लिखे हैं, ये आप इनमें से टिक और गलत लगा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनके विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो लिख ले पहले में भौतिक, दूसरे में रासायनिक, तीसरे में नया पदार्थ और चौथे में हानिकारक और 5वें में ऑक्सीजन एवं जल। अब इसमें तीनों कथन हैं, तीनों कथन सही हैं और दूसरे का इसका सेब बेगन में आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, ये उत्तर हैं। अब तीसरे में हम लिख दिया स्टेनलेस स्टील और चौथे में प्रकाश संश्लेषण और 5वें में ओजोन परत। हमें इनको सूचीबद्ध करना है तो आप लिख दो, इसको वर्गीकृत करके लिख दो। अब अगले प्रश्न में भौतिक परिवर्तन, तो जिसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और इसमें तीसरे का ये उत्तर लिख लें। चौथे का दिखाएं तो ये देखो चौथे का भी ये है
ये 6वें का है। तो देखो इसका ये आधार, देखो लकड़ी के जलने में नया पदार्थ कोयला बनता है, किंतु लकड़ी के काटने में नया पदार्थ नहीं बनता और ना ही कोई परिवर्तन होता है। ये उत्तर तो ये भी आप लिख लें। और ये 8वें का ये भी लिख लें और ये 9वें का है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। और ये 10वां, ये देखो ये 9वां है, ये 10वां है। और ये है जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में परिवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ये रासायनिक सूत्र है, इसको आप लिख लेंगे। और ये लिखा है इसका उत्तर, ये 12वां प्रश्न है, इसका भी उत्तर है, आप इसका भी लिख लें। और ये 13वां, जंग लगने में आवश्यक परिस्थिति। अध्याय 6 जीवों में श्वसन। ये है टेबल है इसका, इसको आप बना लें और लिख लें। रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो पहले में वायवी, दूसरे में लैक्टिक अम्ल और तीसरे में अंतः श्वसन, चौथे में श्वसनद्वार और 5वें में श्वास रंध्र। इसमें पहले में क्लोमिया गिल, दूसरे में रंध्र और इसे तेजी से भागने पर इसमें भोजन नली और ये ऑक्सीजन। और ये देखो ये इसका लिख दे मनुष्य व फेफड़ों व तथा मछली व गिल्स है। और ये इसका लिख ले आ का दूसरा, बा का तीसरा, सा का चौथा और दा का पहला। इसका आप लिख ले जाइलम, इसका वाला जाइलम। अब कॉकरोच के संदर्भ किसके द्वारा, तो श्वास रंध्र, उनमें श्वास रंध्र पाए जाते हैं। और ये देखो ये तीसरा, ये चौथा और यहीं पे 5वां। ये क्रियाकलाप है। तो बैठ कर पढ़ते सामान, दौड़ते समय तीव्र, सोते समय सामान्य, सीढ़ी चढ़ते समय तीव्र, व्यायाम करते समय तीव्र, खेलते समय तीव्र, तेज चलते समय तीव्र, शारीरिक श्रम करते समय तीव्र। और ये है मेढक का फेफड़ा, गलफड़े, काकरोच का श्वास, गाय का फेफड़े, मनुष्य फेफड़े, मछली गलफड़े और पक्षी श्वास नाल। तो पक्षी लेते हैं फेफड़े से सांस, केंचुआ त्वचा और मनुष्य फेफड़े से। ये देखो ये 8वां है, तो ये इसका उत्तर डॉल्फिन के बारे में। ये 9वां प्रश्न है, तो ये इसका उत्तर है झपकी क्यों आती, झमाई क्यों लेती हम। और ये प्रश्न 10वां है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। निम्न को परिभाषित कीजिए, तो ये देखो ये आप परिभाषित करके लिख ले। और उसका आधार ये है, मतलब जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये नीचे का भी लिख ले। 13वां प्रश्न है, 14वां प्रश्न है का उत्तर, 15वां प्रश्न का उत्तर। अब अध्याय 7 जंतुओं और पादप में परिवहन। तो देखो ये है, तो ये देखो महाधमनी, महाशिरा, ये फुफ्फुस धमनी थी, ये दोनों फुफ्फुस धमनी, ये दोनों फुफ्फुस शिरा, ये हो गया बाया आलिंद। इसकी ये टिक है नहीं, ये गलत लग गए हैं। ये बाया निलय और इसका यहाँ तक तो ये कक्षों के बीच इनकी विभाजन दीवार, ये दाया निलय, ये दाया आलिंद और महाशिरा।
अब इसका तो पहले में आपको भरना हीमोग्लोबिन, दूसरे में स्पंदन, तीसरे में संवहनूतक, चौथे में स्टेथोस्कोप और पांचवे में रक्त वाहिनियां। अब पहले में आपको भरना रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करना, दूसरे में जल, तीसरे में उत्सर्जन, चौथे में मूत्र वाहिनियां, वृक्क, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग से, और इसमें हमें लगा देना अमोनिया, इस वाले में अमोनिया। तो ये देखो, ये प्रश्न 1 का उत्तर, प्रश्न 2 का उत्तर, प्रश्न 3 का उत्तर, प्रश्न 4 का उत्तर, 4 तक के उत्तर, 5 का उत्तर, 6वें का उत्तर। ये देखो, ये आपको दिख नहीं रहा ना, ये देखो, ये देखो, ये है 6वें का उत्तर। तो यदि आप इसको लिखना चाहते हो वीडियो को रोक ले। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। 7वां, आप लिख के आए। देखो, प्रश्न 8वां, प्रश्न 9वां। यदि आप रोक सकते वीडियो को, उस पे एक क्लिक करके बीच में क्लिक कर दो, रुक गई वीडियो। अब ये 10, ये 10वां है। अब 11वां, धमनी और सिरा को परिभाषित करना है। ये देखो, ये है, ये 12वां, 13वां का, ये देखो, ये स्टेथोस्कोप का चित्र, और ये है फेफड़े मतलब कि परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र। ये केशिकाएं हैं। और ये देखो, ये दूसरा 14वां, ये 14वें का दूसरा। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमें बनाना है मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। ये नामांकित चित्र वैसे आप बना लें। ये एड्रिनल ग्रंथि, ये वृक्क, ये मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ये मूत्र रंध्र। एक अच्छा साफ नामांकित चित्र आप उत्सर्जन का बनाएं। और ये है 16वां, ये देखो, ये 17वां। इसमें हमें नामांकित चित्र बनाना, तो ये देखो, नामांकित चित्र आप इस प्रकार बनाएं। ये जल और खनिज जा रहे हैं, ये आ रहे हैं। अध्याय 8, पादप में जनन। पाठ के पूर्व तैयारियां हैं, लिख लेने यहाँ पर, इन्हें आप लिख ले। अब है रिक्त स्थान। तो देखो, ये पहले में मुकुलन, दूसरे में पुष्प, तीसरे में निषेचन, चौथे में कीटो और 5वें में भ्रूण। अब पहले में पुष्प, दूसरे में फलन। अब तीसरे का एक ही पुष्प में। और यहाँ पे हम लिखेंगे जन्म, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु। यहाँ लिखेंगे केवल चौथा। इन्हें आप लिखते जाएं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये देखो, जन्म 2 प्रकार का होता है। और यह दूसरा, यह विधि अलैंगिक जनन की कार्य प्रबंधन की है। तीसरा, चौथा, 5वां। इनको आप धीरे धीरे करके लिखते आए। और यदि समझ में ना आ रहा हो तो आप अपनी स्क्रीन की क्वालिटी बढ़ा लें। ये 6वां अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 6वां, 7वां। अब देखिए, ये है 9वां प्रश्न और ये है 10वां। गुड़हल का पुष्प बनाना और नर मादा युग्मकों को स्पष्ट करना है। तो ये इसका चित्र और मादा नर युग्मक। ये है अब 12वें का उत्तर। ये इसका चित्र बनाना, तो ये चित्र है। अब
इसमें चित्र द्वारा जनन विधि दर्शाना है। आप वह चित्र बनाकर ये वाला वह लिखकर ये चित्र बना ली। इष्टकोश का विशेष होता मुकुल, नवीन मुकुल, मुकुल श्रृंखला। अब ये 14वां वाला लिख ली आप। अब अध्याय 9 गति एवं समय, ये है पाठ के पूर्व तैयारी, तो ये आप लिख रहे हैं। और ये 4 बराबर तय की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय। अगले पे आते हैं तो देखो ये रिक्त स्थान, पहले में चाल, दूसरे में आवर्ती गति, तीसरे में आवर्ती गति और इसमें सरल रेखा स्पीडोमीटर। पहले में इसमें भरना है कार आ से अधिक और प्राचीन काल में तो धूप घड़ी, रेत घड़ी और जल घड़ी। और सरल लोलक तो आवर्ती और दोलन गति। और इसमें वृत्ति गति, इसमें समान गति। अति लघु उत्तर प्रश्न में पहले का उत्तर, दूसरे का उत्तर। ये आप चित्र बना दे। ये देखो, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य गैसें। पथमापी ओडोमीटर किसे कहते हैं? ओडोमीटर में एक चीज जरूर लगाएं, ये कोष्ठक है। पथमापी दोलन गति, दोलन काल को परिभाषित करना है। 5वां और ये 6वां, अपने आसपास दिखाई जाने वाली गति सरल रेखा के अनुदिश और कौन सी होती है? वर्तुल एवं आवर्ती गति। और ये चाल। और ये देखो, ये 8वां प्रश्न का उत्तर 9वें का भी है। ये 10वें का उत्तर, ये 11वें का लघु उत्तर प्रश्न में 11वें का उत्तर। ये 12वां है, 2 वाहन है ना, ए और बी। अब देखो, ये है 13वां, ये 14वां। ये देखो, एक खरगोश 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करना है। तो हम लिखेंगे 54 गुणे 1000 बटे 60 गुणे 60। फिर हमें 2 शून्यों से 2 शून्य काट देंगे। 6 से 54 9 बार कट गए। अब ये 6 है, ये 6 बटे 90 बटे 6। इसको 2 से 45 बार, 2 से 3 बार और 45 बटे 3 बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। अब ये है 14, समान नियत गति से चलती कार। तो इसका मैं चित्र बनाना था, तब ने बना लिया है। ये भी आप लिख लें। ये है उसका उत्तर, आधा उत्तर वो था, आधा ये है। तो किसी कार को द्वारा चली गई दूरी इस प्रकार है। तो ये देखो, ये समय है, वो 1 मिनट में 2 किलोमीटर जा रही। तो ये देखो, ये है उसका समय ग्राफ। तो ये किलोमीटर में दूरियां लिखी है, ये मिनट में समय लिखा हुआ है। तो देखो, ये समान गति से चल रही है कार। अध्याय 10 विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो इसमें हमें लिखना है तो विद्युतरोधी रबर, विद्युत चालक चाबी, विद्युतरोधी कांच की छड़, विद्युत चालक पानी, विद्युतरोधी लकड़ी के स्केल और विद्युत चालक स्केल। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित होती है वे होते हैं विद्युत चालक, लोहा, तांबा, चांदी। और जिनसे नहीं होती है वे है, उसके उदाहरण है पुस्तक, प्लास्टिक और लकड़ी। इनमें ये लिख लें आप: तार, चाबी, पेन, स्केल, कागज, ईंट। रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखो, यहाँ पे पहले में आप लिख दे फ्यूज, दूसरे में तांबा एल्यूमिनियम, तीसरे में धन ऋण और चौथे में एलईडी और 5 में तापीय प्रभाव। इसमें पहले में 2 या 2 से अधिक
विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसमें उपर्युक्त सभी, और इसमें हम लगाएंगे विद्युत धारा तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को। और ये देखो, ये विद्युत धारा के दो प्रभाव, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत बैटरी का कहाँ का उपयोग होता है, तो देखो ये उदाहरण दिए लिख लें। एमसीबी का उपयोग आजकल क्यों बढ़ गया, तो ये है। हमें ISI चिन्ह वाले विद्युत उपकरणों का उपयोग क्यों करना चाहिए, तो ये देखो ये है। और नीचे ये एक वो दिया गया है, एक वो चित्र है, इसमें बताना है। इसमें यदि बल्ब का तंतु, ये वाला तंतु टूट जाए तो क्या बल्ब दीप्त होगा, बोलो नहीं, क्योंकि विद्युत परिवार पूरा नहीं हो पाएगा। लघु पदार्थ शॉर्ट सर्किट, तो ये है इसका उत्तर। तो देखो ये है प्रश्न 7वां का उत्तर। ये है 8वां का उत्तर, ये 9वीं का उत्तर, जिसका इसमें चित्र बनाना था, तो ये चित्र है। ये भी एक लाइन खींची गई, ये वाली भी एक लाइन है। और ये है प्रश्न 10 का उत्तर का। और ये खा का है। ये प्रश्न 11वें का उत्तर। और ये प्रश्न 12वें का उत्तर। ये विद्युत सेल को ऐसा प्रतीक, विद्युत बल्ब का प्रतीक, जब स्विच ऑन की स्थिति में ये प्रतीक है, स्विच ऑफ की स्थिति में ये प्रतीक, बैटरी ये है प्रतीक, संयोजी तार ये वाला प्रतीक है। इनके आप बना लें। अब देखो ये है, यहाँ आपको चिन्ह बनाना है। और ये है किस परिस्थिति में बल्ब है दीप्त होगा, कारण लिखें, तो इसका हम पीछे बताते हैं। तो ये देखो ये है, और ये देखो ये 14वें का उत्तर। और ये है 15वें प्रश्न का उत्तर। यदि हम साधारण विद्युत बल्ब के स्थान पर LED का उपयोग ना करें तो इसके प्रभाव होंगे, तो निम्नलिखित प्रभाव होंगे। तो देखो ये 16 प्रश्न विद्युत घंटी का परिपथ बनाना है। तो ये देखो विद्युत घंटी का ये परिपथ है, ये लोहे की पत्ती ये है, और ये क्या है, ये कुंडली, यहाँ पे ये दोनों कुंडली लगी, ये क्या है विद्युत सेल, और ये बैटरी बनी है, ये हथौड़ा, और ये है घंटी जो बजती है, इसको हम कहते हैं गोंग। ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अब अध्याय 11 प्रकाश। ये पूर्ण करो तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, सफेद। इंद्रधनुष कितने रंगों से, तो 7। इंद्रधनुष में कितने रंग, 7। और सबसे अंत में कौन सा रंग लिखना था, तो वो है बैंगनी। तो अब है ये, तो पहले में आभासी, दूसरे में 7, तीसरे में उत्तल दर्पण, चौथे में दर्पण, और 5वें में पर्दे। और ये इसमें पहले का उपरोक्त ABC तीनों कथन सही है, दूसरे में वास्तविक प्रतिबिंब, तीसरे में अवतल दर्पण, और चौथे में उत्तल लेंस, 5वें में 7। ये देखो 5वें में 7। अति लघु उत्तर प्रश्न, जिसमें प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। दूसरा प्रश्न तो इसमें, और ये तीसरा प्रश्न इसमें अवतल दर्पण, और ये चौथे का उत्तर, और ये प्रश्न 5वें का उत्तर, प्रश्न 6वें का उत्तर। तो उत्तर में इसमें ये पूछा है, ये दोनों लेंस इनके क्या नाम है और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इन लेंसों का उपयोग चश्मों, दूरदर्शी को मतलब दूरबीनों और सूक्ष्मदर्शियों इत्यादि में उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। और ये बी वाला है उत्तल लेंस। इन लेंसों का उपयोग फ्लैशलाइट, लेजर, लैंप इत्यादि में किया जाता है। और ये डिस्क की सहायता से लट्टू, तो ये देखो उसमें कौन कौन से
कौन कौन से दिख रहे रंग? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी की ये हैं। तो उसमें श्वेत रंग का निर्माण करती है। ये क्या करते हैं? निर्माण। और ये 9वीं का उत्तर, और ये 10वीं का उत्तर, और ये है 11वीं का उत्तर ए, और ये बी, और ये उत्तर। ये है कौन सा? अवतल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण का चित्र। अगला वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब। तो ये देखो, ये है इनके उत्तर परिभाषित किया गया है। पास और साइड मिरर में कौन सा दर्पण का उपयोग? तो उसमें क्या किया जाए? तो उत्तल दर्पण। और ये 14वें का ए, इसमें ये श्वेत प्रकाश जा रहा है और ये 7 रंग में विभक्त हो जा रहा है। प्रिज्म का ये चित्र है। और ये है बी, उस वाले उसका उत्तर है। और ये बी का उत्तर, और ये सी का उत्तर। और ये 15वां, ये इसका आखिरी प्रश्न, ये उत्तर है। ये आपको एक चित्र बना लेना, ऐसा इस प्रकार आपको एक चित्र बना लेना है। अध्याय 12, वन हमारी जीवन रेखा। अध्याय 12 में वन हमारी जीवन रेखा। और ये चित्र को पूरा करना, तो यहाँ पे पेंसिल से चित्र को पूरा कर लें। आपको चित्र को इस प्रकार पूरा कर लेना और अपने विचार। ये शंकु जैसा दिखने वाला वृक्ष है। और ये उचित स्थान पर लिखो तो वृक्ष, गोंद, शहद, लाख, कत्था, और ये लकड़ी की मूर्ति। और ये यहाँ पे आने के उपयोग तो पेंसिल, पुस्तक, दरवाजा, तवा इत्यादि। अब पूर्ति करना है। पहले में 71%, दूसरे में ठोस, तीसरे में भौम, चौथे में अपरदन, 5वें में बाष्पोत्सर्जन। पहले में पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि तथा वर्षा में कमी। और दूसरे में ये ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। तीसरे का ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना, क्योंकि जब सभी पेड़ कट जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, इसलिए हम इसमें लगाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना। वनों के कटने के बाद ऐसा नहीं होगा। अभी चौथे में लगा देना है हमें, पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बना ले। ये 5वें में लगा देना भौम जल। हमारे दैनिक जल में जब जल के उपयोग, तो ये आप लिख लें। अति लघु उत्तरे का दूसरे का भी उत्तर लिख लें यहाँ पे। तीसरे का ये है उत्तर, चौथे का ये है उत्तर। आप वीडियो को रोक रोक के इसके उत्तर लिखते जाएं। ये 5वें और 6वें का उत्तर। ये प्रश्न 7वें का उत्तर, प्रश्न 8वें का उत्तर, प्रश्न 9वें का उत्तर, लघु उत्तर प्रश्न में ये 10वें का उत्तर, 11वें का उत्तर, ये 12वें का उत्तर, ये 13वें का उत्तर, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 14वें का उत्तर, और ये 15वें का उत्तर। ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें हो रही है। यहाँ पे अपघटक हैं, ये मृदा है, ये यहाँ पे जल है। तो देखो, ये है सबसे आखिरी पाठ, अध्याय 13, अपशिष्ट जल की कहानी। तो पूर्व तैयारी। अपशिष्ट जल नालियों का पानी काले रंग और झाग से भरपूर होता है। हाँ, क्योंकि अपशिष्ट जल में नालियों का पानी मिला होता है, काले रंग का होता है और झाग से भरपूर होता है। और यहाँ पे बाहित मल, कार्बनिक अशुद्धियां, जीवाणु और सूक्ष्म जीव। अब आप जाएं, पहले में अपशिष्ट जल, दूसरे में बायोस्मार्ट, तीसरे में बाहित मल उपचार, चौथे में बायोगैस, 5वें में यूकेलिप्टस। और प्रश्न 1, सलाह का छन्ने, बार स्क्रीन इसको कहते हैं, इसको कहते हैं बार स्क्रीन।
इसमें क्लोरीन, तीसरे में कारखानों से निकला पानी, इसमें है टाइफाइड, इसमें भूमिगत जल। अति लघु प्रश्न, प्रश्न 1 का उत्तर, प्रश्न 2 का उत्तर, प्रश्न 3 का उत्तर, प्रश्न 4 का उत्तर, प्रश्न 5 का उत्तर। इसमें हमें बनाना था लोगो, पीने के लिए जल का लोगो। तो ऐसे आप 2 हाथ से ऐसे बना लें और नीचे पानी की ऐसे बना लें और ऊपर से ये 2 लकीर और नीचे एक सीधी लकीर। अब अगला देखते हैं 6वें का। ये 6वें का है और ये 7वें का उत्तर और ये 8वें का उत्तर, 10वें का उत्तर, यानी 8वें के नीचे सीधे 10वां ही आ गया। 11वें का उत्तर, 12वें का उत्तर। आप अंक क्या है, इसको कैसे उपचारित किया जाता, तो ये विधि है। 13वां का आ, 14वां का बा, बाहितमल निपटान। अब अगला देखते हैं, ये है प्रश्न 15वां, स्वच्छता के संदर्भ में अपनी भूमिका। और ये है अपशिष्ट जल को स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए सम्मिलित प्रक्रम। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। इसको आप धीरे धीरे लिखते जाएं। स्वच्छता और रोग के बीच में संबंध को समझाइए। तो ये देखो, ये इतना ही उत्तर है। ये हमारे इस किताब का आखिरी प्रश्न है, इसका उत्तर भी आप लिख लें। अब देखो तो अब आपकी किताब पूरी भर चुकी है। तो दोस्तों अब देखिए, अब जब आप वीडियो को रखेंगे, ये देखो आपका 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विज्ञान आपकी पूरी भर चुकी है। अब आप दूसरे को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके, क्योंकि अभी YouTube में किसी ने भी कक्षा 7वीं विज्ञान की वीडियो नहीं डाली है, मतलब कि संपूर्ण विषय नहीं डाला है। तो हमने ये आपको उपलब्ध कराया है, इसलिए आप दूसरों तक, जन जन तक शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।